नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने परिवार GGN रैंकर्स एकेडमी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में क्लास 10th की साइंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे बेटा, और उसमें हमने पढ़ा था फिजिक्स, है ना। जो आपकी विज्ञान है वो 3 पार्टों में डिवाइड है ना, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और बेटा कौन सी, जीव विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का एक चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया था लास्ट टाइम, और उसके बाद हम इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम था प्रकाश। तो उसमें आपने पढ़ा था प्रकाश के बारे में, ठीक है बेटा। अब हम उसी चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, सेम वैसे ही उससे अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। चलिए निकालिए अपनी कॉपी और पेन, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। देखो, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमें क्या क्या पढ़ना है एक बार वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें इमेज यानी कि प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है। प्रतिबिंब होता क्या है, कैसे बनता है बेटा, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दर्पण पढ़ेंगे। फिर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ना है हमें। उसके बाद समतल दर्पण, उसके गुण एक पढ़ेंगे हम, पार्श्व उत्क्रमण। फिर पढ़ेंगे गोलीय दर्पण और उससे संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं, ठीक है। फिर वैसे ही ये लेक्चर हो जाएगा आपका फिनिश। उससे अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा प्रकाश के द्वारा, ठीक है, जो दर्पण है उनमें बनने वाले प्रतिबिंबों को, ठीक, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज हम अपना जो टॉपिक है उसे लेके चलते हैं। चलिए बेटा, लगाइए हेडिंग इसमें प्रतिबिंब, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बेटा अंग्रेजी में, इमेज, ठीक है। देखो, होती क्या है इमेज। जब आप सुबह उठते होंगे, ठीक है, तैयार होने के लिए, तैयार होने के बाद में आपने देखा होगा कि आप किसी एक मिरर के सामने, शीशा के सामने खड़े होते हैं। कांच का जो शीशा लगा होता है घर में, उसके सामने खड़े होते हैं, और उसमें तुम्हें अपने ही जैसा एक व्यक्ति उस दर्पण में दिखाई दे रहा होता है बेटा, ठीक है। तो वो आप तो हो नहीं रियल में, आपका क्या बना होता है बेटा, वो प्रतिबिंब, आपका फोटो, ठीक है। उसी फोटो के बारे में बात करेंगे। तो बनता कैसे है पहले समझ लो, प्रतिबिंब होता क्या है बेटा, ठीक है। तो देखो, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। देखोगे क्या कह रहा है, बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा कह दी इसने। क्या कह रहा है देखो, जब किसी बिंदु से एक वस्तु रखी हुई हो बेटा, जैसे कहीं पे, जैसे मान लीजिए देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है बेटा, ठीक है। इसका अभी हम नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं कौन सा मिरर है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक वस्तु रखी हुई है बेटा, ठीक है। अब इसका ये वाला जो सरफेस है बेटा, यहां से होता है बेटा परावर्तन, ठीक है। होगा क्या, तुम्हें पता है, मैं बता चुका हूं इससे पहले वाले लेक्चर में कि वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, ठीक है। और ये भी हमने डिस्कस किया था बेटा कि अगर कोई भी वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है स्वयं तो वो क्या कहलाती है, या प्रकाश के स्रोत पढ़े थे हमने, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने तुम्हें ये बताया था कि वस्तुएं हमें दिखाई कैसे देती है। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, उसके बाद कुछ किरणें यहां से निकल करके कहां पहुंचेगी बेटा, दर्पण तक पहुंचेंगी, और दर्पण तक पहुंचने के बाद टकरा करके वो उसी माध्यम में वापस लौट आएंगी बेटा, यही होगा ना, ठीक है। तो जैसे ही लौट करके वापस आएंगे तो जहां कहीं भी आप खड़े होंगे ये वस्तु में दिखाई देना शुरू हो जाएगी। सेम वैसे ही इसमें डिफाइन करने की कोशिश की है बेटा, तो वस्तु के किसी भी बिंदु से, यहां से मान लीजिए यहाँ बिंदु है आपका बेटा कौन सा, ए, ठीक है। तो चलने वाली प्रकाश किरणें प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमें 2 किरणों की आवश्यकता होगी, कम से कम 2 किरणारिक होनी चाहिए हमारे पास में, ठीक है। आगे सीखेंगे इसे हम। होता क्या है, चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या फिर बेटा क्या अपवर्तन हो सकता है, यहाँ पे दर्पण न दे करके आपको कोई एक लेंस दिया गया हो बेटा, ठीक है,
उस लेंस से होकर के ये किरण क्या करेंगे, टकरा करके वापस तो नहीं लौट, नहीं कुछ भाग तो लौट सकता है, लेकिन मोस्टली भाग क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलता हुआ दूसरी ओर चला जाएगा, यही होता है ना। तो अपवर्तन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें टॉपिक जो रहेगा। अभी सिर्फ हमें दर्पण पे फोकस करके चलना है, यानी कि ये वस्तु क्या होती है, यहाँ से प्रकाश किरण चल के जाएंगी, इससे टकराएंगी, ठीक है। हो सकता है मिल रही हो वास्तव में या फिर ना मिल रही हो परावर्तन के बाद में, ठीक है, लेकिन मिले या ना मिले, ठीक है, उस बात से हमें मतलब नहीं रखना है। ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं आकर के मिल रही होंगी, ठीक है, वहीं पे बन जाता है उसका बेटा क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनने के नियम में डिस्कस करेंगे हम ये, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर आपको ये समझ लेना है, अगर कोई वस्तु अपने ही जैसी दिख रही हो किसी दर्पण में, ठीक है, हो सकता है किसी और चिकने सरफेस पे दिख रही हो, तो वो उसका क्या कहलाता है बेटा, प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्रतिबिंब होता है बेटा कितने प्रकार का, दो प्रकार का, ठीक है। पहला होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा कौन सा वाला, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए देखो बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहे हैं बेटा इसमें, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। सुनो इसके बारे में, जब किसी बिंदु या फिर वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, ठीक है बेटा। अगर प्रकाश किरण चल के जाए किसी वस्तु से और जाकर के परावर्तन करें, और परावर्तन के बाद जैसे ही वो वापस लौटेंगी कहीं भी और एक दूसरे को काट रही हो, तो हम बोलते हैं कि वहां पे जो प्रतिबिंब बना होगा बेटा वो कौन सा वाला होगा, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बना होगा, ठीक है। यही परिभाषा लिखी हुई है इसकी आपकी, देखिए, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब आगे ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत तगड़ी सी बात बोल दी बेटा इसने, क्या बोल दिया कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं करना है कि आपने आराम से चादर निकाला घर से और चल दिए कि लाओ प्रतिबिंब बना के लेके आएंगे इस पे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कभी भी आप अपने मम्मी पापा के साथ में मूवी देखने गए हो, अगर नहीं गए तो एक बार जरूर जाना बेटा, ठीक है, उनके साथ, दोस्तों के साथ भी जा सकते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन दोस्तों की संगति अच्छी होनी चाहिए तब। देखिए आगे होगा क्या, जब आप मूवी देखने जाएंगे तो आप देखेंगे जहां आप बैठे होते हैं उसके सामने बहुत बड़ा सा पर्दा लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है बेटा, ठीक है, और पीछे की साइड से एक प्रोजेक्टर जैसे ये रखा हुआ है, ऐसी प्रोजेक्टर से रोशनी आती है निकलती है, कहां पड़ती है बेटा, पर्दे पर, ठीक है। जैसे ही पर्दे पर पड़ती है और हमें वो चित्र दिखाई देना शुरू हो जाते हैं बेटा, है ना, ये होता है ना। अब सुनो, जैसे ही यहां से प्रकाशीय किरण निकलती हैं, यहाँ बीच में प्रतिबिंब मतलब वस्तुओं का प्रतिबिंब बनना होता है, वो प्रतिबिंब यहाँ से निकलता हुआ कहां दिखाई देता है हमें, पर्दे पर। तो प्रोजेक्टर के द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रही है, प्रतिबिंब बनना है बेटा, वो कौन सा प्रतिबिंब है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब, जो हमें पर्दे पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चल करके जाएं और वो परावर्तन करें, परावर्तन के बाद में अगर वो वास्तव में मिल रही होती हैं, तो वो प्रतिबिंब कहलाता है हमारा कौन सा प्रतिबिंब बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब, और इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर के द्वारा बनी हुई जो छाया चित्र होगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रतिबिंब कहलाएगा, कौन सा वाला, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। अगला टॉपिक बेटा कौन सा, आभासी प्रतिबिंब। देखो एक बहुत सुंदर सी कन्या, ठीक है, लगी हुई है, इसमें क्या कर रही है, अच्छा आईफोन दिखा रही है अपना, आईफोन के ऊपर में फोकस नहीं करना है बेटा कि आईफोन दिखा रही है, इसमें करने की क्या कोशिश कर रही है, आपने किया होगा कभी, इन मिरर में खड़े होकर के, दर्पण में खड़े होकर के फोटो खींच रही है अपना ये, ठीक है। यानी कि ये कैसा प्रतिबिंब बनना है इसमें पता है आपको, आभासी प्रतिबिंब। कौन सा वाला बेटा, आभासी प्रतिबिंब। इस पर फोकस ना कर करके एक बार ऐसे देखो, यानी जब किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, केवल मिलती हुई हमें प्रतीत होती हैं, ऐसी ही स्थिति में हम बोलते हैं जो प्रतिबिंब बना हुआ कैसा होगा बेटा, आभासी प्रतिबिंब होगा। कौन सा प्रतिबिंब होगा बेटा, आभासी। अब देखिए आगे कह रहा है, इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि परावर्तन के बाद में प्रकाश की किरणें जाएं
और टकरा करके वापस लौटे, परावर्तन करें और आपस में एक्चुअल में ना मिल रही हो, तब भी प्रतिबिंब बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। लेकिन इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आप सुबह उठते होंगे, जो आपका शीशा होगा बेटा, दर्पण होगा, मिरर होगा, उसमें आप अपना चित्र देखते हैं, उस चित्र को कोशिश करना कैसे भी करके रिफ्लेक्ट करके, परावर्तित करके वो हमें दिखाई दे जाए किसी पर्दे पर। जैसे प्रोजेक्टर से दिखाई दे जाती है इमेज हमें, वैसे हमें दिखाई देने वाली नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना है, वो प्रतिबिंब कैसा होगा? हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा ये। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं काय की? दर्पण की। ठीक है, काय की बात करें बेटा इसमें हम? दर्पण की। ठीक है, अब बात आती है कि दर्पण होता क्या है सर। ठीक है, तो दर्पण तो आपने देखा होगा, है ना? अब सोच रहे होंगे कि हमने दर्पण देखा है, कभी कभार गए होंगे नाई की दुकान पर, पार्लर पर गए होंगे, तो वहां आपने देखा बहुत बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं कांच वाले, उसमें आप अपन देखते हैं अपना प्यारा सा चेहरा, है ना? जो उसमें दिखाई दे रहा होता है वो आपका प्रतिबिंब बना होता है। लेकिन वो जो चीज लगी हुई है, जो निकाय लगा हुआ है, वो क्या कहलाता है? आपका दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण होता है ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये सोचेंगे, ये देखेंगे कि दर्पण बनता कैसे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक चिकना ऑब्जेक्ट है, जिसकी सतह कैसी बेटा? चिकनी है, ट्रांसपेरेंट है। चलिए तो हम तैयार करते हैं अपना बेटा दर्पण। ठीक है, होता क्या है दर्पण? देखो, कोई भी एक पारदर्शी माध्यम ले लें और उस पारदर्शी माध्यम की सतह कैसी हो बेटा? चिकनी हो, शाइनी सरफेस हो उसका। ठीक है, और उसके एक साइड पर हम क्या करते हैं बेटा? पॉलिश करते हैं, लाल ऑक्साइड की या कलई करते हैं उस पर। ठीक है, तो उस साइड से होगा क्या, जब हम प्रकाश किरण गुजारेंगे तो आर पार निकल के नहीं जाएंगे। ठीक है, होगा क्या, एक जो सतह बचेगी उसकी, उससे टकरा करके क्या होने लगेगा? परावर्तन। ठीक है बेटा, क्या होने लगेगा? परावर्तन। ठीक है, देखिए अब करेंगे क्या, देखो जैसे मान लीजिए दर्पण बनाना हो हमें, क्या करेंगे, हम ले लेंगे पहले एक कोई चिकना सरफेस वाला, ठीक है, माध्यम कोई, और उसके एक साइड पर क्या कर देंगे बेटा? हम पॉलिश कर देंगे एक साइड पर। ठीक है, एक साइड पर क्या कर देंगे? उसके पॉलिश। ठीक है, तो अब इसमें परावर्तन होगा क्या? अगली वाली जो सतह होगी इससे होने लगेगा बेटा क्या? परावर्तन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कोई एक ऐसा निकाय जिसमें प्रकाश टकरा करके परावर्तित होने लगे। ठीक है, देखो अब अगर मैं बात करूं दर्पण की, तो दर्पण कितने प्रकार का होगा इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दर्पण होगा हमारा बेटा कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ठीक है, दर्पण के प्रकार देखिए कौन कौन से, एक समतल और एक कौन सा? गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कि बेटा इसमें समतल दर्पण की। समतल दर्पण होगा क्या? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, समतल, जिसका तल कैसा हो? बिल्कुल एक समान हो। ठीक है, देखिए समतल दर्पण के बारे में पढ़ लें पहले हम तो फिर बेटा। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा समतल दर्पण। क्या करेंगे, कोई एक हम चिकने सरफेस वाला ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, जिसके आर पार प्रकाश जा सकता हो। ठीक है, जिसके आर पार प्रकाश जा सकता हो, और उसकी सतह कैसी हो बेटा? एकदम चिकनी। ठीक है, देखो क्या ले लिया ये, देखो देखो ठीक है, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं ना। सॉरी, देखो बेटा ये मैंने कांच का टुकड़ा ले लिया है। ठीक है बेटा, अब इस कांच के टुकड़े की बात करें तो ये टुकड़ा वैसा कैसा है बेटा? ध्यान रखना है, पारदर्शी है। इसके एक साइड हम करेंगे अभी बेटा क्या? पॉलिश करेंगे इसके एक साइड पर। ठीक है, कर देते हैं एक साइड पर इसके पॉलिश। ठीक है, इस साइड पर कर देते हैं इसके हम पॉलिश। ठीक है, तो पॉलिश करने के बाद में ये क्या बन जाएगा? दर्पण। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये दर्पण बन जाएगा। ठीक है, पॉलिश कर रखी है, वैसे पॉलिश को ऐसे डॉट डॉट करके दर्शा देते हैं। ठीक है बेटा,
देखो अब होगा क्या इसमें, ये वाली जो सतह दिख रही है बेटा वो कैसी है आपकी, समतल। ठीक है, और इधर हमने क्या कर रखी है बेटा, पॉलिश। अब जो परावर्तन होगा इसमें कहां से होगा, आगे वाली सतह से होगा, और ये सतह कैसी है, बिल्कुल समतल। तो कोई एक ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन समतल पृष्ठ से हो या फिर समतल सतह से हो, वो दर्पण क्या कहलाएगा, हमारा समतल दर्पण कहलाएगा बेटा। ठीक है, चाहे तो इसकी परिभाषा लिख लें, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है या फिर जिसमें परावर्तन समतल सतह से या समतल पृष्ठ से होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या की, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुणों की, यानी जो दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा समतल वाले में, उसके कौन कौन से गुण होंगे, उनकी कौन सी विशेषताएं होंगी। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लगाइए इसमें अपना, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के गुण। ठीक है, तो पहला गुण सुनिए बेटा, पहला गुण कौन सा है आपका इसमें, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो इसमें जो प्रतिबिंब बन के तैयार होगा, ठीक है, जो हम घर पे शीशा यूज करते हैं, उसमें आपने कभी ये देखा है कि आप सीधे खड़े हो और ये सिर आपका नीचे की तरफ, पैर ऊपर की तरफ हो गए हो, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, सिर जहां है वहीं रहता है ना, पैर जहां है वहीं रहते हैं, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है उसका, सीधा। ठीक है, लेकिन बनता कैसा, प्रकृति कैसी होती है उसकी, आभासी। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको। तो ध्यान रखना है, समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में पहली विशेषता ध्यान रखनी है आपको, जो समतल दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा बेटा, सीधा होगा, और कैसा होगा बेटा, आभासी होगा। ठीक है, सीधा होगा और कैसा होगा बेटा, आभासी होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ लीजिए इसमें, दूसरा नंबर क्या है। ठीक है, तो दूसरे नंबर की बात करेंगे इसमें। अब अगर मैं बात करूं समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जैसे ये समतल दर्पण है और इसके सामने कोई एक वस्तु रखी हुई है, ये वाली। ठीक है, इस वस्तु का आकार मान लीजिए आप कितना है, 2 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा, 2 सेंटीमीटर। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा इसके आकार के बराबर ही बनेगा। जैसे जैसे आप दूर होते चले जाएंगे प्रतिबिंब छोटा, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता चला जाएगा। जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा उसका आकार बनता है। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है बेटा, आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर। ठीक है, तीसरी चीज, जैसे मान लीजिए कि कभी ये भ्रम हुआ हो आपको कि मुझे अपना सिर से लेकर के पैर तक का पूरा फोटो देखना है, तो मुझे जो समतल दर्पण है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी ऊंचाई कितनी होनी, कितना बड़ा समतल दर्पण मुझे चाहिए। तो ध्यान रखना है, जितनी बड़ी वस्तु होगी, वस्तु की जितनी लंबाई है उसकी आधी लंबाई का हमें चाहिए होगा दर्पण। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसे कह देगा आपसे, मान लीजिए कोई एक पेड़ है h ऊंचाई का, ठीक है, अब इसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए या इसका पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दर्पण की जरूरत कितने की पड़ेगी, h/2 की, हाइट/2 की। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए हाइट है आपकी कितनी बेटा, 50, सॉरी 50 नहीं 5 मान लेना, 5 फीट। ठीक है, तो आपको जो दर्पण चाहिए होगा वो कितने का, 5/2, यानी कि 2.5 फीट का दर्पण चाहिए। उसमें आप क्या कर पाएंगे, अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे, अपना पूरा फोटो देख पाएंगे बेटा उसमें। ठीक है, तो कितनी बात है बेटा इसमें, 3। पहला ध्यान रखना, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा, वस्तु का आकार बराबर होगा क्या बेटा, प्रतिबिंब के आकार के। या ये कह सकते हैं हम, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार वस्तु के आकार के कैसा होगा बेटा, बराबर होगा। ठीक है, 3 चीजें होंगी ये वाली। और बताते हैं इसमें बेटा, आगे की तरफ देखिए, देखो
जैसे एक बार ये क्वेश्चन आया था बेटा पेपर में, जैसे मान लीजिए ये एक दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है, इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है, ये वस्तु रखी हुई है कोई एक ए वस्तु, कितनी दूरी पर रखी हुई है बेटा, ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, ठीक है, कितनी दूरी पर बेटा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो इसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा, तो 20 सेंटीमीटर ही पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये पूछा था, ये बताओ जैसे इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, इधर 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही तो बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही प्रतिबिंब इसका बनेगा यहाँ पे चल करके, ठीक है। अब ये पूछा था क्वेश्चन में उसने, ये बताइए कि कोई एक दर्पण है समतल, उसके सामने कोई एक ए वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, तो वस्तु से लेकर के जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रतिबिंब और इस वस्तु के बीच में कितनी दूरी होगी, या वस्तु जहां रखी हुई है वहां से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो इसकी हम टोटल लेंथ बताएंगे बेटा, फिर हम 20 प्लस 20 कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना बेटा, 40 सेंटीमीटर। वस्तु से दूरी अगर हम मापेंगे तो कितनी दूर पर प्रतिबिंब बनेगा उसका, 40 सेंटीमीटर। दर्पण से कहेंगे तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर वस्तु दर्पण के सामने रखी है, जितनी दूरी पर रखी होगी प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा, ठीक है। और एक और चीज याद रखनी है तुम्हें, क्या रखनी है बेटा, चौथे के बाद में पांचवी बात याद रखनी है कि इसकी जो फोकस दूरी होगी बेटा, फोकस दूरी वो होती है बेटा अनंत, ठीक है। कहीं पर भी रखी हुई वस्तु का इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट सॉरी प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देखा हुआ करके जो मिरर होता है शीशा घर पे, ठीक है, उसमें सूर्य देवता को प्रकट करके देखते होगे, दूसरे घर में रिफ्लेक्ट करने के लिए, परावर्तन करने के लिए देखा होगा ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि फोकस दूरी इसकी कैसी होती है बेटा, अनंत होती है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं बेटा, ठीक है। तो आगे हम समझ लेते हैं एक और, हाँ ये पूछा था मुझसे किसी बच्चे ने, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एम्बुलेंस देखी है ना, एम्बुलेंस में जो अक्षर लिखे होते हैं उसके आगे वो उल्टे लिखे हुए होते हैं ना, लेकिन दर्पण में जब देखते हैं उसका बिल्कुल सीधा दिखाई देता है हमें। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब आप सुबह अपना चेहरा देख रहे होंगे शीशे में बेटा, दर्पण में देख रहे होंगे, तो आपको सीधा प्रतिबिंब तो दिखाई देता है, लेकिन आपका जो सीधा हाथ है, लेफ्ट हाथ है, वो प्रतिबिंब का लेफ्ट, आपका लेफ्ट है तो प्रतिबिंब का बेटा राइट बन जाता है ना। और आपका जो राइट है उसका लेफ्ट, आपका लेफ्ट उसका राइट हो जाता है। इस घटना को ध्यान रखना, हम क्या बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, पार्श्व उत्क्रमण। कभी अगर ये पूछा जाए आपसे कि आपका जो सीधा हाथ है दर्पण में टेढ़ा हाथ, ठीक है, या फिर आपका जो राइट हैंड है दर्पण में लेफ्ट हैंड क्यों दिखने लगता है, क्या के कारण बेटा, पार्श्व उत्क्रमण के कारण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अपना टॉपिक बेटा। अच्छा, तो अगला टॉपिक है हमारा कौन सा बेटा, गोलीय दर्पण। लगाइए हेडिंग, गोलीय दर्पण, ठीक है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा गोलीय दर्पण, ठीक है। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण से हट करके किसकी बेटा, गोलीय दर्पण की। तो क्या होता है गोलीय दर्पण, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये सीखेंगे गोलीय दर्पण बनता कैसे है, फिर वो कितने प्रकार का होता है, ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप क्या करेंगे, कोई कांच का खोखला गोला ले लेंगे, मान लीजिए ये कांच का एक कैसा गोला बेटा, खोखला गोला है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको बीच से काट देना है। तो बीच से काटने के बाद में इसके दो हिस्से प्राप्त होंगे आपको, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। इसमें क्या करेंगे हम, एक साइड पॉलिश कर देंगे, इसके दर्पण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साइड इसकी पॉलिश करनी पड़ेगी हमें, है ना बेटा। कर दी, इसमें मैंने एक बार साइड कर दी बेटा, कहाँ, बाहर की साइड पॉलिश, और इसमें एक साइड कर देना बेटा, कहाँ, अंदर की साइड पॉलिश, ठीक है। तो ऐसा करने पर मुझे कितने दर्पण मिलेंगे बेटा, 2 दर्पण मिलेंगे मुझे ऐसा करने पर। हम तो पहले ये सीख लेना कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण बेटा होता है क्या, ये सुनो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, ठीक है, जिसके परावर्तक पृष्ठ में क्या बेटा, ढलान देखने को मिले, ठीक है। कतई देखा ना मोटा सा इंसान तुमने, तो बाहर की साइड में जैसे उसका पेट होता है, ठीक है, वैसे ही ध्यान रखना है आपको कि अगर हम क्या करें, गोलीय दर्पण की बात करें तो आपको ये डेफिनेशन बतानी है कि ऐसा दर्पण जिसका
परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जैसे हमने भी यहां पॉलिश किए। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए परावर्तन कहां कहां से हो सकता है। एक तो देखो परावर्तन होगा इसमें इस वाली सतह से, इसमें परावर्तन कहां से होगा? इस वाली सतह से। ये अंदर की ओर दबी हुई सतह है ना बेटा, अंदर की ओर कैसी है? दबी हुई सतह है। ठीक है, तो ये बनेगा आपका अंदर की ओर दबी सतह है तो अवतल दर्पण। ठीक है, उभरी हुई सतह से हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ध्यान रखना गोली दर्पण कितने प्रकार के होंगे बेटा? 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? उत्तल और एक कौन सा? अवतल। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? जिसमें परावर्तन दबी हुई सतह से अंदर वाली सतह से होता है वो कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, और जिसमें परावर्तन उभरी हुई सतह से होगा, ठीक है, वो कहलाएगा आपका कौन सा बेटा? उत्तल दर्पण। लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन को, आई होप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम इसमें अब हम। ठीक है बेटा, देखिए तो दर्पण हो गया गोलीय दर्पण और कौन कौन सा दर्पण बेटा? दोनों दर्पण पढ़ लिया हमने, उत्तल और कौन सा? अवतल। अब हम बात करेंगे जो हमारे दर्पण हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की, जो टॉपिक हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं बेटा, उनकी बात करेंगे। ठीक है, जैसे पहला टॉपिक है इसमें ध्रुव, वक्रता, केंद्र, ऐसी कई सारे पॉइंट है, उनको डिस्कस करेंगे पहले हम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फिर क्या करेंगे, देखिए गोला बना लेंगे फिर से। ठीक है बेटा, बना लिया गोला। देखो इस खोखले गोले को बना लिया हमने। अब पता है यहां कहीं पे इसका सेंटर होगा। ठीक है, यहां कहीं बीच में इसका क्या होगा बेटा? बिल्कुल सेंटर होगा, जहां पे रख करके ये गोला पूरा बनाया गया होगा, है ना। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसके ध्रुव की। क्या की बात करेंगे बेटा? ध्रुव की। अब इसे अगर मैं काट लूं बीच से बिल्कुल, ठीक है, 1 मिनट कोशिश करता हूं अच्छा चित्र बनाने की। ये तो सेंटर चला गया कहीं साइड में, है ना। चलिए कोई नहीं, बना लेंगे सेंटर को फिर से हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां होगा आपका क्या बेटा? सेंटर। ठीक है, यही होगा सेंटर। अब हम बात करना क्या है बेटा? ध्रुव की। देखो ये एक अलग दर्पण है, ये वाला अपना। ठीक है, और ये एक अलग दर्पण है। अच्छा मैं बता रहा हूं, इसमें लाइन खींच रहा हूं, पॉलिश कर रहा हूं, आपको बताना कौन सा दर्पण है। कौन सा दर्पण है बताओ बताओ। अब इसमें देखो मैं अंदर की ओर पॉलिश कर रहा हूं, बताओ कौन सा दर्पण है। हाँ बिल्कुल सही बात, ये वाला कौन सा होगा आपका बेटा? अंदर की ओर दबा हुआ है ना, क्या कहलाएगा ये? अवतल। और ये वाला क्या कहलाएगा बेटा? उत्तल। ठीक है, अब किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को यहां से अगर मैं देखूं तो बीच में से डिवाइड कर लेंगे मैं ऐसे से। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लेंगे इसको हम। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद में आप देख रहे होंगे कि ये जो दर्पण है, यहां मान लीजिए इसे हम नाम दे दे रहे हैं M1, इसे दे दे रहे हैं M2। ये कहलाएगा इसका M1 M2 दर्पण का द्वारक। क्या कहलाएगा? दर्पण का द्वारक। अब इस दर्पण को बिल्कुल बीचों बीच से बांटने वाला जो पॉइंट होगा ये वाला, ये कहलाएगा इसका ध्रुव, पोल, यानी इसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे इसका ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा? ध्रुव, P। ठीक है, अब पूछ लोगे कि डेफिनेशन कैसे लिखोगे, तो ऐसे बताना आपको किसी भी गोलीय दर्पण को बिल्कुल बीचों बीच से बांटने वाला बिंदु, ठीक है, या मध्य बिंदु, उसका क्या कहलाता है बेटा? ध्रुव कहलाता है, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, ऐसी बात आई जाएगी बेटा वक्रता केंद्र की। क्या की बात करेंगे? वक्रता केंद्र की। अब देखो वक्रता केंद्र होगा क्या,
जिस खोखले कांच के गोले को काट करके हमने दर्पण बनाए हैं उसका जो केंद्र होगा वही कहलाएगा दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? वक्रता केंद्र। ठीक है, ये रहा ध्रुव और ये रहा हमारा वक्रता केंद्र। और ध्यान रखना है ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगी बेटा, ये कहलाएगी आपकी वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी बेटा? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो यहां से यहां तक की ये वाली दूरी, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते बेटा कैसे? आर से। ठीक है, तो अगर बाई चांस वक्रता त्रिज्या लिखने को आ जाए तो आप ये बताएंगे दर्पण के ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? उसकी वक्रता त्रिज्या। ऐसे हम क्या लिखते हैं? आर से लिखते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए वक्रता त्रिज्या हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि बेटा मुख्य अक्ष की, है ना? क्या की बात करेंगे इसमें बेटा? मुख्य अक्ष की। तो फिर से मैं एक बार क्या कर रहा हूं बेटा, देखो डायग्राम बना रहा हूं, वही वाला जो भी बनाया था मैंने। ठीक है, देखो देखो ये रहा हमारा गोला। ठीक है, बात कर रहा है बेटा इसमें मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष होगा क्या? देखो क्या करेंगे, इसको हम फिर से दो भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब मैंने बताया था इसको जब तुम बीच से बांटोगे बेटा तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा क्या इसका? ध्रुव, यानी कि जैसे हम बोलते हैं पी। ठीक है, इस वाले दर्पण में बोल देना मैं बेटा क्या? पी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? इसका सेंटर। ठीक है, ये दर्पण का द्वारक M1, ये दर्पण का द्वारक बेटा M2। ठीक है, कौन सा दर्पण है ये वाला? बाहर पॉलिश कर देना इसके, तो ऐसे रफली बना दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में। ठीक है बेटा, ठीक। देखो ये क्या कहलाएगा इसका? सी, बिल्कुल सही, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब ध्रुव को और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली लाइन है बेटा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी? उसका मुख्य अक्ष कहलाएगी बेटा। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या लिखेंगे इसकी आप डेफिनेशन? दर्पण के द्वारक में उपस्थित जो बिंदु है बेटा, कौन सा वाला? ध्रुव, यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा हुई क्या कहलाएगी? उसकी मुख्य अक्ष। ये बहुत काम की चीज है, आगे चल के काम में आएगी, हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे बेटा तब। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है बेटा क्या है? दर्पण के द्वारक की। तो मैंने बताया था अभी ये M1 M2 क्या कहलाएंगे? दर्पण के द्वारक। ये दोनों, ये M1 और ये वाला कौन सा बेटा? M2 क्या कहलाएंगे? दर्पण के द्वारक। ठीक है, ऐसे ही आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक क्या है हमारा इसमें? मुख्य फोकस और फोकस दूरी। ठीक है, इसे बहुत सही से समझना है बेटा। ठीक है, देखो एक दर्पण बना रहा हूं मैं, ये देखो। ठीक है, इसके साइड से पॉलिश कर देना हम। देखो ये कर रखी मैंने बेटा इसके पीछे पॉलिश। येलो कलर की जो दिख रही है लाइन आपको, वो क्या कहलाएगी बेटा? ठीक है, ये अंदर वाली जो साइड दिख रही है ना, ये क्या कहलाएगी आपका बेटा? दर्पण वाली सतह है। ये बाहर की साइड क्या हो रखी है? इस पर पॉलिश। ठीक है, अब सुनो, हम बात करना क्या है कि बेटा ध्रुव की बात की अभी हमने। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मुख्य फोकस की। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, बाहर की साइड इस पर पॉलिश हो रखी है, ये हो रखी है इस पर बेटा क्या? पॉलिश। ठीक है, अब इसको बिल्कुल बीचों बीच से बांटने वाला ये पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? ध्रुव। अब मैं एक लाइन खींच रहा हूं ये वाली, इस लाइन को क्या बोलेंगे आप पता है? इसे हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। ये रहा हमारा बेटा क्या? ध्रुव, यानी कि P। ठीक है, अब देखो मुख्य फोकस की बात करेंगे, वैसे मुख्य फोकस होगा क्या?
जैसे हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे बेटा। ठीक है, देखो ये गुजारी हमने, ठीक है, एक ये वाली लाइन, ये सब क्या है बेटा, प्रकाश की किरण है। ठीक है, पता है आपको, प्रकाश की किरण क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चल के जा रही है, जैसे इससे टकराएंगे, टकराने के बाद क्या करेंगे, परावर्तन करेंगे। परावर्तन के बाद में होगा क्या, देखो ये किसी एक, देखो ये चित्र, ठीक है, थोड़ा और सही बना दूं इसे मैं। अब तो सो हो रहा होगा बेटा ये अच्छे से। सॉरी, यहां पर चल करके ये देखो, ठीक बेटा, देखो होगा क्या कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो और परावर्तन करने के बाद में जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम बोलेंगे बेटा क्या, फोकस, या उसे हम मुख्य फोकस कह देते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, इसमें होगा क्या, दिख रहा होगा आपको, यानी कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरणें आती हैं तो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम बोलते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं उसे हम, दर्पण का मुख्य फोकस। एक दर्पण में तो मिलती हैं वास्तव में, तो एक दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है हमें। ठीक है, तो जहां पर ये मिलती हुई मिलेंगी जाकर के, उसे हम क्या बोलेंगे, फोकस। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोल देंगे हम बेटा क्या, फोकस दूरी। क्या बोल देंगे इसको हम, फोकस दूरी बोल देंगे बेटा इसे। ठीक है, तो फोकस दूरी क्लियर होगी आपकी। क्या बोलोगे आप इसमें, परिभाषा क्या लिखोगे, ये बहुत आती है पेपर में, ध्यान रखना है इसे, सही से ध्यान रखना है इसका। यानी कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरणें चल के आ रही होती हैं तो परावर्तन के बाद में जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो उसका फोकस, फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। इसके बीच में संबंध बताया जाता है, एक देखो, F बराबर R अपॉन कितना बेटा, 2। F का मतलब क्या है, फोकस दूरी, R का मतलब क्या है हमारा बेटा यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या। F बराबर R अपॉन 2। ठीक है, देखिए और अच्छे से कलर से लिख दे रहा हूं मैं इसे। क्या होता था मैंने अभी, F बराबर R बट्टे 2, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता है बेटा। ठीक है, आप जब 12th में पढ़ेंगे तब आप एक डेरिवेशन करेंगे, तब समझ में आएगा, जो F है वो लगभग बराबर होता है किसके बेटा, R अपॉन 2 के। लेकिन 10th में तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि F बराबर क्या होगा, R अपॉन 2 होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस के बीच में जो संबंध है ना, F बराबर R बट्टे 2, वो वास्तविकता में नहीं होता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, एग्जैक्ट डबल नहीं होता। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है R, वो कभी भी दोगुनी नहीं होती पूरे तरीके से, क्या बेटा, फोकस की। 12th में जाओगे आप, ये तब सीखने को मिलेगा आपको ये। ठीक है, चलिए, तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए बेटा। कौन कौन से, देखिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिया हमने, क्या होता है प्रतिबिंब, कितने प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। फिर पढ़ा हमने बेटा दर्पण के बारे में, दर्पण क्या होता है। उसके बाद पढ़े हमने दर्पण के प्रकार। उसके बाद हमने समतल दर्पण पढ़ा, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के गुण पढ़े बेटा। उसके बाद पार्श्व उत्क्रमण के बारे में पढ़ा। फिर गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल और एक अवतल, ये दोनों पढ़े हमने। फिर उसके बाद में मुख्य बिंदु सुने इसके हमने, है ना, कौन कौन सी बात है जो ठीक ठाक सी थी वो पढ़ी हमने, जैसे ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखने को मिलेगा जो दर्पण है उनमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, प्रतिबिंब के बनने के नियम ये पढ़ेंगे उनमें हम। और
कोशिश करेंगे कि एक दर्पण के सारे प्रतिबिंब कवर कर सके बनाना। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल खेल खेल में, ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 3 तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको कैसे प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।